जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज इसका डे नंबर 2 है, यानी दूसरा दिन है। ठीक है, इसके पहले कल वाले वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल के और जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं यूपी ट्रिपल एससी में और आईबीपीएस बैंक में सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो एक एक प्रश्न अच्छे से रट लीजिएगा। आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर लाइक जो भी एग्जाम लगे हुए हैं सभी के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन रट लेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे कंप्यूटर सेगमेंट को। तो 66 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पर मिलान करना है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनमें से आपको मिलान करना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस क्या है, तो टच स्क्रीन जो होता है इनपुट डिवाइस है, यानी पहले का दूसरा हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें बी वाले का, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका रोम होता है, यानी रीड ओनली मेमोरी, ये आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। नेक्स्ट बात करें स्टोरेज डिवाइस की, तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, फ्लैश मेमोरी। ये जो फ्लैश मेमोरी होती है यह स्टोरेज डिवाइस में होता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में कौन सा आता है, प्रिंटर। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है। तो यहाँ पर हम लोग का इजीली आंसर मिल गया। 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले का दूसरा और बी वाले का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा हो जाएगा। यानी इनपुट डिवाइस में टच स्क्रीन आता है, प्रोसेसिंग डिवाइस में रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी और आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में माउस को, ठीक है, एमएस वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होगा। मान के चलिए आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और किसी वर्ड पर आप 3 बार क्लिक करते हैं तो यह क्या करेगा, टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करेगा, यानी पूरी लाइन को सिलेक्ट करेगा और पैरा को भी सिलेक्ट करेगा। यानी यहाँ पर दिया है टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा को सिलेक्ट करेगा। 67 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी इसको कभी कभी इस तरह लिखता है पी टू पी। पी टू पी याद रखिएगा, पी टू पी का अर्थ होता है प्रोसेस टू प्रोसेस। तो इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयोग किया था ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो भैया कई बार पूछा जा चुका है आईबीपीएस बैंक, एसएससी और अन्य एग्जामों में। तो इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो यूजर को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश को भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पर बात आई है इलेक्ट्रॉनिक मोड की। इलेक्ट्रॉनिक मोड से संदेश भेज सकते हैं आप, कैसे भेज सकते हैं, तो यह ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो वही कह रहा है यहाँ पर कौन सा विकल्प एक सेवा है जो यूजर को यानी उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देता है, उसे कहते हैं ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, जिसको कहते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा एक केंद्रीय भाग है, तो देखिए जो कैश स्मृति होती है, जो कैश मेमोरी होती है, जो कैश मेमोरी होती है या सीपीयू, ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच यह बफर के रूप में कार्य करती है। तो आपको याद रखना है जो कैश मेमोरी होती है, कैश स्मृति होती है, यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया
जाना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि डेटा लगातार कंटिन्यू उसमें बना रहे, तो आपको किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है? तो जो डी रैम होता है, जो डी रैम होता है यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, इसमें लगातार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, तभी इसमें डाटा लगातार बना रहेगा। और जो एस रैम होता है या एस रैम में ऐसा नहीं होता है। एस रैम में बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर डी रैम में बार बार डेटा यहाँ पर रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी डेटा को बनाए रखने के लिए डी रैम मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिर बायोस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बायोस आखिर होता क्या है? तो यह इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है भैया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और यह जो है पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार होता है। क्या होता है? पीसी के यानी पर्सनल कंप्यूटर के फर्मवेयर का एक प्रकार होता है। फर्मवेयर जो होता है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान उपयोग किया जाता है। यानी जब कंप्यूटर यानी जो पीसी होता है जब बूटिंग करता है, तो उसी दौरान बायोस का उपयोग किया जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय, यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसी समय बायोस जो है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर का मतलब जैसे रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, इनकी पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है। और इसके बाद ही कंप्यूटर जो है मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बायोस की भूमिका का वर्णन क्या होता है? तो बायोस की भूमिका का वर्णन यहाँ पर होता है, यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जो रोम में एग्जीक्यूट होता है और कंप्यूटर चालू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से यहाँ पर वर्ड, अंक, कोड को पढ़ता है और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए इनका उपयोग किया जाता है? तो भैया जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें जो हमें सीट मिलती है वो क्या होती है? ओएमआर होती है। क्या होती है भैया? ओएमआर होती है, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है, नेट बैंकिंग सुविधा और एटीएम का उपयोग करने के संबंध में कौन सबसे अलग है? नेट बैंकिंग सुविधा और एटीएम का उपयोग करने में सबसे अलग यहाँ पर कौन है? तो देखिए एटीएम के रेफरेंस में बताया गया है कि अपना एटीएम कार्ड साझा ना करें, बिल्कुल सही है। अपना पिन साझा ना करें, ये भी बिल्कुल सही है। अपना लॉगिन और पासवर्ड साझा ना करें, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदलें, तो ये गलत है। देखिए अपने एटीएम कार्ड को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो नियमित आप जो है क्या करें, जैसे 2 महीने 3 महीने पे आप एक बार पासवर्ड जरूर चेंज कर दें। तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदलें, ये गलत है, सबसे अलग है। तो यह बदलना चाहिए, इससे आप सेफ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो सबसे पहला है बूट सेक्टर वायरस। ये तो भैया है बूट सेक्टर वायरस, ये तो होता ही है। फाइल वायरस ये भी होता है। सिस्टम वायरस ये भी होता है। लेकिन डिस्क वायरस थोड़ी ना होता है, डिस्क वायरस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? देखिए इसका एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, चाहे जितना जीरो रहे चाहे जितना वन रहे, तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए और इसके नीचे आप थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। इसके नीचे आप क्या करिए, चलिए इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे आप नंबरिंग कर दीजिए। जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3। तो जिसके नीचे जिसके ऊपर 0 रहेगा उसको कट कुट कर दीजिए। क्या करना है, काट देना है। और यहाँ से आप क्या करिए, 2 के पावर 3 लिखिए, प्लस यहाँ जो यहाँ पर नंबरिंग किया रहेगा उसके पावर रहेगा, 2 के पावर लिखा जाएगा। फिर 2 के पावर 1 लिखिए,
फिर प्लस लिखिए, फिर 2 के पावर 0 लिखिए। अब 2 के पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्लस 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी किसी की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है ना। तो 8 2 10 1 11, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11, ठीक है। चाहे जितना नंबर दिया रहे 1 0 0 1 2 मतलब 1 1 कुछ भी दिया रहे, बस 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 5 6, बस 0 0 कैंसिल कर दीजिए और 2 के पावर जितना बचा रहे उसके पावर लगा दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंगलबर्ट ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किस वर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की, यानी बिग डेटा की बात कर रहा है, बड़े डेटाबेस की जानकारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भैया माइनिंग कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से हमने अपनी ई बुक में मेंशन किया है। सभी क्वेश्चन आप अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक परचेज कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, फिर उसके बाद कोई प्रैक्टिस उठा के देखिए, आप फटाफट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक जो है नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की जानकारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, माइनिंग कहते हैं। माइनिंग वगैरह मैंने अच्छे से एकदम डिजाइन किया है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस से निश्चित होती है। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस होता है उससे निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है, अंडू अंडू फंक्शन कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस जेड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी किया जाता है। कंट्रोल वी से पेस्ट किया जाता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग का कंप्यूटर समाप्त हो गया। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी यूपी स्पेशल की तरफ बढ़ते हैं और यूपी स्पेशल क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, सेंट्रल विस्टा से, ठीक है, सेंट्रल विस्टा में बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले से कालीनों की आपूर्ति की गई है। यहाँ पर आप सभी को पता है कालीन कहाँ पाए जाते हैं, भदोही में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा में बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले से कालीनों की आपूर्ति की गई है, भदोही जिले से की गई है। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई, यानी 1995 में उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो यह कहाँ लगता है, तो यह देवा शरीफ में लगता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, देवा शरीफ या बाराबंकी के पास। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। लोकगीत दिया गया है और गायन का अवसर दिया गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है यूपी आरओ में पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है चैती। चैती जो है क्या है, मौसमी गीत है, ठीक है। चैती क्या है, मौसमी गीत है। सोहर क्या है, सोहर संस्कारी गीत है। और रसिया क्या है, रसिया ब्रज का लोकगीत है। वहीं कजरी क्या है, विवाह एवं मौसमी गीत है। तो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ग्रेनाइट पट्टी हो या स्लेट हो, ये सभी कहाँ बनाए जाते हैं, ये सभी बनाए जाते हैं 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनार में बनाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट की पट्टियाँ हो तथा स्लेट हो, ये सभी चुनार में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी। भाई त्रिस्तरीय की बात जब आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत बलवंत राय मेहता का नाम याद आ जाता है। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश से बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पर एचपी फिरोज शाह मोदी थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो भैया यहाँ पर न्यूनतम की बात किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा। अगर महोबा ना ऑप्शन में रहे, महोबा के बाद न्यूनतम में कौन आता है? चित्रकूट आता है। ठीक है, न्यूनतम में उसके बाद चित्रकूट आता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो भैया सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, और प्रयागराज के बाद किसका नंबर आता है? मुरादाबाद का आता है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ प्रयागराज के बाद मुरादाबाद का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो भैया संयुक्त प्रांत की जो बैठक बुलाई गई थी क्रांतिकारियों की, तो यह कानपुर में जो है बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस कब से मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस 16 मई 2012 से मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 मई 2012। नेक्स्ट वन है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में पूर्वा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून होता है इसे उत्तर प्रदेश में पूर्वा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भैया यहाँ पर देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। ट्रोनिका सिटी नोएडा दिया है, तो ये नहीं सही है क्योंकि ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। यानी यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन तो भैया बार बार रिपीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय है सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यानी उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में अगर नाम है दर्ज तो वह है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1887 को। ठीक है, 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर दिया है दूसरा, नौचंडी मेला मेरठ में। भारत कला भवन वाराणसी में, ये भी बिल्कुल सही है। चौरसिया नृत्य, ये भैया गलत दिया, गोरखपुर नहीं है। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों के द्वारा मनाया जाता है। तो जो हमारी यहाँ पर यूपी स्पेशल की ई बुक आ रही है उसमें सबसे पहला टॉपिक हमने रखा है क्या? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। और इतना बेहतरीन ढंग से हमने डिजाइन किया है कि आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन हमने रखा है वहाँ पर। ठीक है, लाइन बाय लाइन रखा है, और बिल्कुल नए क्वेश्चन को भी अपडेट करके रखा है जो आपको जो है किसी बुक में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार जो है एग्जाम में थोड़े से नए पूछे जाते हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। ठीक है, जैसे चरकुला नृत्य मनाया जाता है जो, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में, तो उसमें 108 दीपक वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन कितने वजन जो महिलाएं होती कितना वजन उठाती हैं चरकुला नृत्य में, ये सब क्वेश्चन वहां पर हमने मेंशन किया है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर किस स्थान पर है? तो कानपुर 11वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? तो धान, मक्का, गेहूं ये सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो यह ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम है। ट्राइसेम क्या है? ट्राइसेम ग्रामीण विकास के लिए एक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, लेकिन श्रृंगवेरपुर अवध में नहीं, यह प्रयागराज में है। क्या है? श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है।
अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? तो यह कौशाम्बी में है। ये क्वेश्चन तो भैया बहुत बार रिपीट हुआ है। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है यहाँ पर, कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में और आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, एक्सरे टेक्नीशियन आदि परीक्षाएं होनी है और इसी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में तैयार किया गया है। और अगर आपने अभी तक इस ई बुक को नहीं परचेज किया है तो आज ही इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यह बुक जो है बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट के साथ बनाया गया है। हर एक चैप्टर के बाद पीवाई क्वेश्चन रखा गया है और लास्ट में यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी में आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस है, जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर 100 रुपये पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। और यहाँ पर देखिए यूपी स्पेशल की जो ई बुक है इसी मंथ आनी है और यहाँ पर जो है आपको मिलेगा 15 जुलाई तक करंट अफेयर। ठीक है, जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा और यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट जीके मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इसी मंथ जो है ए बुक लॉन्च होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।